हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी प्रेमचंद के फटे जूते गद्य खंड के अध्याय से लिया गया है, यानी ये गद्य खंड यानी बुक जो है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी क्षितिज बुक के गद्य खंड से लिया गया यह अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी की यह रचना है का अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे ये चैप्टर एक प्रकार का व्यंग है। व्यंग आप सभी जानते हैं, कमेंट यानी किसी पे टिप्पणी करना। हरिशंकर परसाई एक महान व्यंग्यकार है। व्यंग का मतलब नहीं केवल निंदा। यहाँ पे प्रेमचंद का उपहास नहीं कर रहे हैं, उनके माध्यम से पूरे समाज के ऊपर व्यंग कर रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी की यह भावना कि वस्त्र हमारे थोड़े कम हल्के हों लेकिन हमारे विचारों में कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे ही मुंशी प्रेमचंद जो कलम के सिपाही हैं, फटे जूते पहनकर एक चित्र में दिखाई देते हैं। उनके जूते फटे हैं लेकिन उनके विचार निश्चित तौर पे काफ़ी ऊंचे हैं। उसी को एक व्यंग का माध्यम बनाया है। हमारे समाज में लोग दिखावा करते हैं, जैसा कि इसका शीर्षक है जूते, फटे जूते। निश्चित तौर पे एक विचारक ने यह कहा था कि व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का यानी उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, यह बताने के लिए जूते मानक होते हैं। यानी अगर हम वस्त्रों के बाद जूतों को वरीयता देते हैं, एक दौर था जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पहचान जूता था। मुंशी प्रेमचंद इस स्थिति से घबराते नहीं हैं। उनका जूता कैसा है? साहित्यिक पुरोधा है। यानी हिंदी की अगर बात की जाए, कहानियों की बात कहा जाए तो इस कलम के सिपाही को सबसे पहले गिना जाएगा। वास्तव में सजग प्रहरी मुंशी प्रेमचंद हैं। इनकी एक रचना आपने पढ़ा होगा, दो बैलों की कथा। निश्चित तौर पे आपके दिल को झकझोर देने वाली आत्मीयता भरी कहानी। बैलों के इतनी संवेदी पशुओं को भी बनाने की क्षमता मुंशी प्रेमचंद में है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया, हरिशंकर परसाई ने बताने की कोशिश की है। तो आइए हम सभी अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आइए हम सभी अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पंक्तिवाद एक एक पंक्तियों का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई कहते हैं, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पहने हैं। यानी हरिशंकर परसाई के सामने मुंशी प्रेमचंद का एक चित्र है जो उनकी पत्नी के साथ है। सिर पे एक मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी उनकी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर मूछें घनी हैं, चेहरों को हरा भरा बताती हैं। प्रेमचंद का आप सभी चित्र देखे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी मूछें वो बड़ी रखते थे, चेहरा कुछ चिपका हुआ था, लेकिन मूछें उनके चेहरे को हरा भरा बनाती हैं। पाँव में कैनवास का एक जूता है जिसके बंद का अर्थ है उसके फीते, यहाँ ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बेहतर तरीप यानी इधर उधर बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पे लोहे की पतरी, आप देखेंगे जिसमें लोहे जूते के फीते होते हैं, उस पर लोहे की एक पत्ती लगी होती है या पीतल की गोल्डन कलर के रिंग जैसी होती है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। वो पतली कहीं निकल गई है तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यानी जूते पहनने का उनका इस तरह का तरीका है कि उनकी जो पीतल की रिंग है जिसमें फीते पड़ते हैं वो निकल गए हैं, तो इसका फीता जहाँ उस दूसरे वाले छेद में या इधर उधर पड़ गया है जिग-जैग। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में एक छेद हो गया है जिससे उनकी उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि से जूते पे देखिए, कमियों पे हमारा ध्यान पहले जाता है। अगर ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं वाइट बोर्ड है, उस पे मैंने ब्लैक पॉइंट से
ब्लैक मार्कर से मैंने एक पॉइंट बना दिया। एक ब्लैक बोर्ड है और उस पे एक वाइट बोर्ड है और उस पे हमने मेरी दृष्टि से इस जूते पे अटक गई। सोचता हूं, देखिए जो कमियां होती हैं उस पे हमारा ध्यान चला जाता है। कमियां ऐसी होती हैं उस पे ध्यान चला ही जाता है। अगर व्हाइट बोर्ड है उस पे मैंने एक ब्लैक पॉइंट कर दिया। अगर मैंने पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई देगा। आप कहेंगे आप एक बिंद बनाए हैं, एक पॉइंट बनाए हैं, ब्लैक कलर का है, इतना बड़ा बोर्ड नहीं, वो पॉइंट हमको काले रंग का दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पे व्यक्ति की जो कमियां पहले परिलक्षित होते हैं। कहते हैं सोचता हूं कि इनका जूता इस तरह फटा हुआ है, इनका जूता इस तरह फटा है। फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी है। लोग फोटो खिंचाने के लिए अच्छी पोशाक पहनते हैं, तो कहते हैं अगर फोटो खिंचाने की है तो साधारण दिनों में कैसा पहनते हैं। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होती हैं। कुछ लोग घर के लिए अलग और बाहर के लिए अलग, आज भी है। घर के पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, बाहर के पहनने वाले अलग होते हैं। लेकिन हरशंकर परसाई जी सोचते हैं इस व्यक्ति के अलग अलग कपड़े हो ही नहीं सकते, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। जैसा कि फोटो में है, खिंच जाता है। जैसे लोग दिखावापन करते हैं, लोग दुखों को भी अगर रहता है लेकिन फोटो खिंचाते समय मुस्कुरा देते हैं। लोग कहते थोड़ा कपड़ा चेंज कर लें, कहते इस व्यक्ति में ऐसा नहीं है, वो जैसा है वैसे दिखाई देता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, फिर सोचता हूं क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, वास्तव में ये साहित्य की अगर किसी ने सिपाही की तरह रक्षा की है तो मुंशी प्रेमचंद। आपकी उनकी एक एक रचनाएं आपको झकझोरने की, आपके दिलों में उद्वेलित करने की क्षमता रखती है। नमक का दरोगा, गोदान, गबन, जो पूस की रात, ये सभी कहानियां आप अगर कभी पढ़ने का अवसर मिले तो निश्चित तौर पे लगेगा कि हाँ आज भी सजीव है। तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? तुम इतने बड़े साहित्य के पुरोधा हो, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज हमारे कपड़े अच्छे नहीं होते, हम निकलते तक नहीं हैं, कहते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। क्या तुमने इतना भी नहीं सोचा? धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से तुम्हारी उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। विश्वास है फोटोग्राफर ने, पहले तो आज तो मोबाइल से खींचे जाते हैं, पहले जो फोटो होता था वह एक फोटोग्राफर खींचता था। आज भी है, आज भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। आज भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं। उसने कहा होगा रेडी प्लीज, तब परंपरा के अनुसार ऐसा परंपरा है कि जिसका भी फोटो खींचा जाता है, अगर कोई व्यक्ति रेडी प्लीज कहे तो लोग न चाहते हुए भी हंसने की कोशिश करते हैं, मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। लेकिन दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे ऊपर आप खींचे निकाल रहे होंगे। बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। जैसे ही फोटोग्राफर फोटो खींच लेता है, धन्यवाद कहता है। विचित्र यह है कि अधूरी मुस्कान ये मुस्कान नहीं है, ये उपहास है, ये व्यंग है। ये उपहास नहीं है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे व्यंग है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और किसी पे हंस भी रहा है। कमियां इसमें है लेकिन ये समाज पे हंस रहा है। इसका जूता फटा है लेकिन इसकी मुस्कान भी कुटिल है, समाज के लिए एक व्यंग है। यहाँ बड़ी दार्शनिक बात कही गई है कि यानी मुंशी प्रेमचंद हंस रहे हैं लेकिन उन्हें अपने जूते पे नहीं, समाज पे एक करारा प्रहार दिखाई दे रहा है। लेखक कहता है फोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते, या तुम फोटो न खिंचाते, आप फोटो न खिंचवाते। अगर आपको फोटो खिंचाना ही था तो ठीक से जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह है, लोग अपनी पत्नी के आग्रह को भूल नहीं पाते हैं।
शायद आपकी धर्मपत्नी का आग्रह रहा है और तुम अच्छा चल भाई कह कर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने का जूता न हो। तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को भीतर महसूस करके जैसे मैं रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक बड़ा व्यथित है, कहता है तुम्हारे क्लेश को महसूस करके आप इतने बड़े पुरोधा होकर, आप इतने ख्यात लब्ध व्यक्ति होकर क्यों ऐसी गलती कर गए। लेखक कहता है कि मैं भी जैसे लगता मैं रो पड़ूंगा। तुम्हारी आंखों में ये तीखा दर्द व्यंग मुझे रोक देता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम किसी और की कमी पर रोक रहे हो, तुम और किसी की कमी पे एक व्यंग कर रहे हो। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। फोटो आज के युग में कितना महत्वपूर्ण है। आज देखिए फोटो के लिए कितनी तैयारियां होती हैं, शादी समारोह अन्य जगहों पे कितनी लोग तैयारी करते हैं। लोग कुटिल मुस्कान भरते हैं, यानी भीतर से भले दुखी हैं लेकिन फोटो खिंचवाते समय जरूर हंसते हैं। समझते हो तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए क्यों नहीं जूते मांग लिए। आपके बहुत सारे मित्र रहे होंगे, आपके पड़ोस में कोई रहा होगा, बस कुछ क्षण की ही बात थी, आप एक जूता नहीं मांग लेते। मांगने के लिए लोग कोट से बर दिखाई करते हैं। उस दौर की बात है जब देश में गरीबी थी, वस्त्र परिधान विदेशों से आते थे, इंग्लैंड से आते थे। लोग कहते हैं कि लोग अपने बरों की दिखाई करते थे, यानी कोट पहन के लोग जो बर लोग होते थे, दूल्हे लोग जाते थे, उनको लोग देखने आते थे तो कोट किसी की मांगी हुई थी। मांगी हुई मोटर से बारात निकालते हैं, यानी अब निजी मोटर नहीं था लोगों के पास, लोग मांग के मोटर ले जाते थे, या उसे आज भी परंपरा चलती है। बहुत सारी मोटर गाड़ियां रेंट पे जाती हैं। फोटो खिंचाने के लिए लोग पत्नी यानी बीबी तक मांग लेते हैं, आप एक जूता नहीं मांग पाए। बड़ी ऊंची बात उन्होंने। किस तरह लोग फोटो के लिए यानी फोटो दिखावे के लिए लोग क्या क्या करने के लिए तैयार हैं, किस किस स्तर पे जाने को तैयार हैं। यहाँ पे हरशंकर परसाई ने एक बड़ा व्यंग किया है। एक बड़ा व्यंग किया है कि लोग क्या क्या नहीं कर लेते, यानी इस तरह लोग कैसे प्रदर्शन की दुनिया में चले जाते हैं, लोग किस तरह की भावना रखते हैं, यानी लोग मंगनी के कार्यों से भी अपने स्टेटस को दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम हमारे पास है। निश्चित तौर पे आर्टिफिशियल चीजें परमानेंट नहीं होती हैं। द आर्टिफिशियल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, डीके विद द टाइम, यानी समय के साथ क्षरण होता है। यह शंकर परसाई जी ने यथार्थ को बताने की कोशिश की है कि वास्तव में प्रेमचंद के जेहन में, प्रेमचंद के ऊपर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा है कि उनके पास ये वस्तुएं नहीं हैं। वह दिखाने का प्रयास किए हैं। लगता है कि वह खुद मजाक का विषय नहीं बन रहे हैं, समाज की किसी जटिल व्यवस्था पे हंसते हुए नजर आ रहे हैं। समाज की व्यवस्था किस तरह जटिलता भरी है, ये प्रथम भाग है, क्योंकि ये गद्य खंड है और कहानी को हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक शॉर्ट कहानी है मुंशी प्रेमचंद का। अब तक की कहानी में आप समझ गए होंगे हरशंकर परसाई साहित्यिक पुरोधा प्रेमचंद के जूते के माध्यम से एक व्यंग करते हैं। पहले उन्हें खीज होती है कि प्रेमचंद ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हिंदी के लेखक हैं, हरशंकर परसाई भी एक व्यंग्यकार हैं। उन्हें लगता है कि इनका, चूंकि मुंशी प्रेमचंद हैं, उनका एक बड़ा प्रयोजन होगा। सादा जीवन उच्च विचार की ओर है, यानी हमारे वस्त्र नहीं, हमारे जूते, हमारे परिधान नहीं, हमारे विचार ही उत्कृष्ट होता है। लोग दिखावे में कैसे फंस जाते हैं उस पर व्यंग करते हुए नजर आते हैं। आगे की पंक्तियां बड़ी ही मार्मिक हैं, हमें बहुत सारे संदेश देती है, हमें दिखावे से बचने के लिए प्रेरित करती है। आगे के भाग में हम पुनः
जो है अध्ययन करेंगे। आगे के भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरिशंकर परसाई ने क्या इस माध्यम से क्या एक प्रकार का व्यंग किया है। निश्चित तौर पे आशा है कि आप सभी को ये भाग समझ में आया होगा। फिर हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।